आज हम एमए फाइनल में भारत के भूगोल में भारत के भौतिक स्वरूप के अंतर्गत मैदानी भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि भारत के भौतिक स्वरूप में भारत का मैदानी भाग अपनी विशिष्टता रखता है। भौतिक स्वरूप में मैदानी भाग के अंतर्गत उत्तर और दक्षिण के मैदान में हम शामिल करते हैं। उत्तर का जो मैदान है वो सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है और वहीं दक्षिण में तटीय मैदान है। सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग उत्तरी पर्वतीय भाग और दक्षिण के पठार के मध्य स्थित है। यह विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ और घनी जनसंख्या वाला मैदान है। इसका क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। पूरब में इसकी चौड़ाई 145 किलोमीटर और पश्चिम में 480 किलोमीटर है तथा लंबाई 24 किलोमीटर है। इसकी आकृति धनुष के आकार की है। जैसा कि मानचित्र में आप देख रहे हो, ये उत्तरी भारत का मैदान है जो कि गंगा, यमुना की और ब्रह्मपुत्र ये महत्वपूर्ण नदियां इसके अंतर्गत आती हैं और बाकी अन्य सहायक नदियां आपको दिखाई दे रही हैं, जिनमें चंबल है, सोन है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है आदि जो है इसकी सहायक नदियां हैं। अरावली पर्वत की श्रेणी को छोड़कर इस मैदानी भाग का कोई भी भाग समुद्र तल से 180 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं है, यानी अधिकतर जो भाग है वो समप्राय मैदान के अंतर्गत आता है। यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई कांप उपजाऊ मिट्टी से बना हुआ है। अरावली पर्वत श्रेणी सिंधु सतलज समूह और गंगा नदी समूह के बीच में जल विभाजक का कार्य करती है। अध्ययन की दृष्टि से इसे हम पश्चिमी मैदान और पूर्वी मैदान में विभाजित करते हैं। पश्चिमी जो मैदान है इसे हम सिंधु का मैदान भी कहते हैं। इस भाग में मिट्टी के उभरे हुए टीले पाए जाते हैं। इन टीलों के बीच में जो निम्न भूमि मिलती है उसे तल्ली कहते हैं और बारिश के दिनों में ये टल्लियाँ जब जल से भर जाती हैं तो उसे ढांड कहते हैं। संपूर्ण मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण दिशा में है। पश्चिम की ओर पंजाब तथा हरियाणा में फैला हुआ भाग, जिसे सतलज, ब्यास और रावी नदियां बहती हैं, इसे हम पंजाब के मैदान के नाम से जानते हैं। इस मैदान का क्षेत्रफल 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में 640 किलोमीटर और पश्चिम से पूरब में 300 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इसी मैदान में प्राचीन काल में सरस्वती और घग्गर नदियां बहती थी। कालांतर में यह भाग उभार हो गया ये माना जाता है और जिसके कारण ये विलुप्त हो गई। यह एक चौरस मैदान है और समुद्र तल से इसका धरातल 200 से 250 मीटर तक ऊंचा है। नदियों के सहारे हमें बाढ़ग्रस्त क्षेत्र फैले हुए दिखाई देते हैं, जिनकी चौड़ाई 10 से 30 किलोमीटर तक है और इन ऊंचे क्षेत्रों को बेट कहा जाता है। पंजाब के उत्तरी पश्चिमी भाग को बारी दोआब और पूरब को बिस्त दोआब तथा दक्षिण को हरियाणा का मैदान कहते हैं। ये दोआब दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि क्षेत्र हैं और सिंचाई सुविधा के कारण ये हरे भरे रहते हैं। लेकिन शेष मैदान जल के अभाव में प्राय शुष्क रहता है, लेकिन विभिन्न नहरों के माध्यम से सिंचाई के द्वारा कृषि प्राप्त की जाती है। पूर्वी मैदान गंगा बेसिन का ये मैदान मुख्यतः उत्तरी मैदान है। इस विशाल मैदान की गहराई बहुत अधिक है। यहाँ प्रतिवर्ष गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई बारीक कांप मिट्टी की तह जमती जाती है, जो कि इतनी गहरी है कि हजारों मीटर की खुदाई करने पर भी हमें पुरानी चट्टानें नहीं प्राप्त होती हैं। ये अपेक्षाकृत अधिक नम्र तथा निम्न भूमि वाला मैदान है और इस मैदान का क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इस मैदानी भाग को भी हम धरातल के
विचार से दो भागों में बांटते हैं, बांगर और खादर। उन भागों में जहाँ नदियों द्वारा पुरानी मिट्टी के ऊंचे मैदान बन गए हैं और जहाँ सामान्य रूप से नदी की बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है, उसे हम बांगर कहते हैं। वहीं नए कछारी भाग जो निचले मैदान हैं, जहाँ बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुंचकर नई मिट्टी की परत जमा देता है, जो कि अत्यंत उपजाऊ होती है, उसे हम खादर के नाम से जानते हैं। बांगर का मैदान का विस्तार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, जबकि खादर बिहार और पश्चिमी बंगाल में, विशेष रूप से पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलता है। पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ पर बालू के ढेर पाए जाते हैं, जिन्हें भूड़ कहते हैं। ये भूड़ प्राचीन काल में जल के बहाव से बन गए थे। सिंधु के मैदान की भांति वायु द्वारा बने बालू के टीले गंगा के मैदान में नहीं मिलते, क्योंकि इस मैदान में बालू और सूखी मिट्टी कम पाई जाती है, क्योंकि प्रतिवर्ष नदियों के द्वारा नई मिट्टी का बिछाव होता है। ये नदियों के दोआब उत्तर प्रदेश के उत्तरी मध्य भाग पर रुहेलखंड का मैदान फैला हुआ है। इसका ढाल दक्षिण पूरब को है, जिसमें रामगंगा, शारदा, गोमती नदियां बहती हैं। इस मैदान में अत्यंत उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, जो कि कांप मिट्टी है। उत्तर प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग में अवध का मैदान है, जिसमें घाघरा, राप्ती और गोमती नदियों ने काफ़ी गहराई तक कांप मिट्टी बिछा दी है। इस मैदान को विभिन्न भागों में पुरवैया, सरयू पार, गोमती का मैदान कहते हैं। गंगा की मध्य और निचली घाटी में उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार, उत्तरी बंगाल तथा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा फैला है। उत्तरी बंगाल का मैदान हिमालय की तलहटी से लगकर गंगा के डेल्टा व गंगा सागर तक फैला है। इस पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बहती हैं। इस मैदान का अधिकांश भाग बांग्लादेश में है। उत्तरी बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र को दुआर कहते हैं, जहां चाय की पैदावार अधिक होती है। पश्चिमी बंगाल में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा लगभग 1,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें 160 मीटर की गहराई तक खुदाई करने पर भी चट्टानें नहीं मिलती हैं। इसका धरातल समुद्र के धरातल से बहुत कम ऊंचा है, अतः समुद्र में उठने वाले ज्वार इसकी अधिकांश दक्षिणी या गंगा सागर एवं सुंदरबन भाग को जल से ढक लेते हैं। इसलिए यहाँ अधिकतर दलदल बना रहता है। इस डेल्टा के ऊपरी भाग में कहीं कहीं कुछ टीले या नदियों के पुराने किनारे, जिन्हें चर कहते हैं, मिलते हैं, जो उभरे होने के कारण जल में डूबते नहीं हैं। अतः स्थानीय निवासी यहाँ पर गांव बनाकर बस गए हैं। यहाँ निम्न भूमि को बिल कहते हैं, और ये बिल जो होता है जूट धोने के लिए, क्योंकि पर्याप्त जल मिल जाता है, इसलिए उपयुक्त माना जाता है। ब्रह्मपुत्र का मैदान गंगा के डेल्टा के उत्तर पूर्व में गारो और हिमालय पहाड़ के बीच में एक लंबा और सक्रियनुमा मैदान है, जिसमें ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां निरंतर पर्वतों से लाई गई मिट्टी का जमाव करती रहती हैं। जल में मिट्टी की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि जल के बहाव में जब थोड़ी सी भी रुकावट होती है, तो मिट्टी का जो ढेर है वो एकत्रित होकर द्वीप बन जाता है और जल चारों ओर फैल जाता है। यही कारण है कि ब्रह्मपुत्र नदी में द्वीप बहुत पाए जाते हैं। इसकी घाटी में चावल, नारंगी, सुपारी, अन्य फल, जूट और चाय अधिक पैदा होती है। वे ही फसलें जिनको कि अधिक पानी, नमी की जरूरत होती है, यहाँ पैदा की जाती हैं। मैदानी प्रदेश में भाबर प्रदेश और तराई प्रदेश के नाम से ये विशिष्टता रखते हैं। भाबर जो प्रदेश होता है वो हिमालय के पर्वतीय पदीय क्षेत्र में हिमालय से निकलने वाली असंख्य धाराएं, जो अपने साथ गिरे हुए पत्थर और छोटे टुकड़े लाती हैं, काफ़ी मोटाई तक जमा कर देती हैं। इन कंकड़ पत्थरों से ढका हुआ भाग ही भाबर कहलाता है। यहाँ पर छोटी जल धाराओं का जल कंकड़ के
ढेर के नीचे दब जाती हैं, जिससे इस प्रदेश में लंबी जड़ वाले वृक्ष और घास होते हैं, लेकिन छोटे पौधे खेती और जनसंख्या के लिए ये उपयुक्त नहीं होते हैं, इसलिए इनका अभाव यहाँ देखने को मिलता है। तराई प्रदेश भाबर प्रदेश से आगे जाकर भावर के नीचे रहने वाला जो जल है वो ऊपरी धरातल पे यहाँ दिखाई देता है, अतः यहाँ इसी के बड़े बड़े भाग में दलदल फैल जाते हैं। तराई प्रदेश होता है, दलदल है, इसलिए ऊंची घास, कांस, हाथी घास, भावर घास, लंबे वृक्ष, असंख्य जंगली पशु पाए जाते हैं। घना वन क्षेत्र है तो निश्चित है कि मलेरिया अधिक होता है, जनसंख्या के लिए इसीलिए ये मुश्किल भरा क्षेत्र होता है। लेकिन तराई में बारीक कंकड़, पत्थर, रेत, चिकनी मिट्टी भी मिलती है, जिसे सरकार सघन कृषि के लिए उत्तम माना जाता है। और वर्तमान में सरकार का प्रयास यही है कि इस मैदानी भाग को कृषि के लिए उपयुक्त बनाया जाए। उत्तरी मैदान के अलावा हमारे भारत में तटीय मैदान भी है, जो कि दक्षिण में स्थित है। दक्षिणी पठार से पूर्वी और पश्चिमी तट की ओर पूर्वी तथा पश्चिमी घाट और समुद्र के बीच में समुद्र तटीय मैदान विस्तृत है। ये मैदान या तो समुद्र की क्रिया द्वारा बना या नदियों द्वारा लाई गई कांप मिट्टी के जमा द्वारा बना है। इन्हें पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान और पूर्वी समुद्र तटीय मैदान कहते हैं। ये तट के सहारे सकरी पट्टी के रूप में फैले हैं। पूर्वी मैदान में अधिकांश नदियों के डेल्टा मिलते हैं, लेकिन पश्चिम में केवल नर्मदा और ताप्ती नदियों के ही मुहाने दिखाई देते हैं। जैसा कि मानचित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि पश्चिम में जो प्रमुख नदियां हैं, जिनका ढाल चूँकि पूरब की ओर है, इसलिए अधिकांश नदियां पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। वहीं पर पश्चिम की ओर की जो नदियां हैं, वहाँ पे हमको नर्मदा और ताप्ती नदियाँ दिखती हैं, जो कि डेल्टा नहीं बनाती हैं और केवल एस्चुअरी ही बनाती हैं। वो हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पश्चिमी तटीय मैदान खंबात की खाड़ी से लेकर कुमारी अंतरीप तक अरब सागर के तट और पश्चिमी घाट के बीच में लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। औसत चौड़ाई 65 किलोमीटर है। इस तटीय मैदान में बहने वाली नदियाँ छोटी और तीव्रगामी हैं, अतः पश्चिमी घाट पर होने वाली वर्षा का जल व्यर्थ होकर समुद्र में चला जाता है। तीव्रगामी होने के कारण मिट्टी भी तट पे अधिक नहीं जमा हो पाती है। पश्चिमी तटीय मैदान को निम्न 4 उपविभाग में गुजरात का मैदान, कोंकण तटीय मैदान, कर्नाटक तटीय मैदान और मालाबार तट के रूप में विभाजित किया जाता है, जैसा कि मानचित्र में आपको दिखाई दे रहा है। गुजरात का जो मैदान है ये कच्छ और सौराष्ट्र प्रायद्वीप के तट और पश्चिमी गुजरात की तटीय पट्टी के रूप में फैला है। इसका ढाल पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम की ओर है। ये समुद्र तल से अधिक ऊंचा नहीं है। साबरमती के मुहाने पर यह केवल 12 मीटर ऊंचा है। पश्चिमी बनास, माही, साबरमती, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ इसी मैदान में बहती हुई अरब सागर में गिरती हैं। भीतरी क्षेत्र कांप मिट्टी के कारण उपजाऊ है, किंतु तटीय क्षेत्रों में ज्वार का जल भरते रहने से नमकीन दलदल अधिक पाए जाते हैं। इस भाग में अनेक स्थान पर खनिज तेल मिलने तथा सारे गुजरात में वस्त्र उद्योग का निरंतर विकास होने से तटीय पट्टी में भी पर्याप्त आर्थिक विकास होता जा रहा है। यहाँ पर अनेक व्यापारिक व औद्योगिक केंद्र विकसित हो गए हैं। दूसरा कोंकण का तटीय मैदान, ये दमन से लेकर गोवा तक 600 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट से निकलने वाली छोटी नदियाँ इसमें बहती हैं। ये मैदान अधिक कटा फटा है, किंतु तट के समीप समुद्री लहरों द्वारा बालू का स्तूप एकत्रित कर दिए गए हैं। इस मैदान में वर्षा अधिक होती है, उपजाऊ मैदान है। वे फसलें यहाँ अधिक होती हैं जिनको समुद्रीय हवा और समुद्रीय जलवायु माफिक होती है और वर्षा की अधिक आवश्यकता होती है, जिनमें नारियल सबसे प्रमुख है। उसके अलावा चावल और आम की बहुपर फसल यहाँ होती है। थाल घाट और भोर घाट दर्रों से
मुंबई और गोवा के दक्षिण में ये पूरब में स्थित हैं, मिलते हैं। संपूर्ण तटीय मैदान में 100 से 160 सेंटीमीटर वर्षा होने से सघन कृषि की जाती है। देश की व्यापारिक राजधानी मुंबई यहीं पर स्थित है। तीसरा, कर्नाटक का तटीय मैदान। यह मैदान गोवा से लेकर मंगलौर तक 300 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। उत्तरी भाग सकरा है, लेकिन दक्षिणी भाग अधिक चौड़ा है। वर्षा अधिक होने तथा सामान्य तापमान अनुकूल होने से सुपारी, गरम मसाले, केला, नारियल, चावल, आम अधिक पैदा किए जाते हैं। यहाँ के तटीय भाग के निकट बालू के टीले मिलते हैं। यहाँ पर समतल प्राय भूमि पाई जाती है। पूरब की ओर सीढ़ी नुमा ढाल पाया जाता है। पूर्ववर्ती भाग में या पश्चिम घाट के पश्चिमी ढाल पर काजू, केला, आम, सुपारी, कहवा और काली मिर्च की बागाती कृषि की जाती है। सारा तटीय भाग कर्नाटक राज्य में है और सर्वत्र सघन आबाद है। नेक्स्ट है मालाबार का तटीय मैदान। यह मंगलौर से कुमारी अंतरीप तक लगभग 500 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। इसकी चौड़ाई अधिक है। इसमें लंबे और सकरे अनूप या जिन्हें कयाल भी कहते हैं पाए जाते हैं, जो नदियों के मुहाने पर बालू जम जाने से बने हैं। कोचीन का बंदरगाह ऐसे ही अनूप पर स्थित है। इन अनूपों में मत्स्य पालन का काम किया जाता है। यहाँ पर तटीय मैदान 80 किलोमीटर तक चौड़ा है। पूर्ववर्ती पश्चिमी घाट सबसे ऊंचे हैं। पाल घाट दर्रा नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है। संपूर्ण तटीय मैदान उपजाऊ कांप मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी से निर्मित है। यहाँ की जलवायु उष्ण और आर्द्र है। यहाँ वर्षा 200 से 400 सेंटीमीटर तक हो जाती है। अतः यहाँ पर रबड़, सिनकोना, कहवा, गरम मसाले, पान, नारियल ऐसी फसलें जो उष्ण आर्द्र जलवायु के अनुकूल होती हैं और रोशा घास आदि के फार्म यहाँ पर पाए जाते हैं। चाय उभरे हुए पहाड़ी ढालों पर पैदा की जाती है, जबकि धान और गन्ने की कृषि निचले मैदानी भागों में की जाती है। यहाँ की 50% जनसंख्या कस्बे और नगरों में रहती है। तट पर कई आणविक खनिज जैसे मोनोसाइट, जिरकन, बालू भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। इसकी औसत चौड़ाई 160 से 480 किलोमीटर है। ये गंगा के मुहाने से कुमारी अंतरीप तक अरब सागर और पूर्वी घाट के बीच फैला है। भू आकृति के आधार पर इस मैदान को 2 भागों में बांटते हैं। निचला मैदान जिसमें नदियों के डेल्टा हैं और ऊपरी भाग जो अधिकांश नदियों के ऊपरी मार्ग में है। निचला भाग पूर्णतः कांप मिट्टी का बना है, जिसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों ने पठार के ऊपरी भागों से लाकर उपजाऊ मिट्टी बिछा दी है, जिसमें समुद्र निकटवर्ती भागों पर बालू के ढेरों की लंबी श्रृंखला भी हमको देखने को मिलती है। यहाँ पर लहरों के द्वारा मैदानी भाग का निर्माण दिखाई देता है। इन ढेरों द्वारा घिरी हुई चिल्का और पुलिकट छिछली झीलें निर्मित हैं। यहाँ पर ऊपरी भाग अंशतः कांप मिट्टी का अपशिष्ट मैदान है, जो उभरे हुए भूभाग के क्षयीकरण के द्वारा बना है। मैदान कहीं कहीं नदियों की हल्की उपजाऊ मिट्टी से भी ढका है। शेष भाग में पुरानी चट्टानें दिखाई देती हैं। इस संपूर्ण तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार या गोलकुंडा और दक्षिणी भाग को कर्नाटक या कोरोमंडल तट कहता है, जैसे कि आपको मानचित्र में ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस क्षेत्र में कृष्णा, कावेरी, गोदावरी महत्वपूर्ण नदियां हैं।